एक छोटा सा गांव संतपुर में नारायण नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपने पत्नी राधा के साथ खेत में काम कर रहा था। देखना हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है राधा। हाँ नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह नारायण लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। नारायण एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल हिरन का बच्चा करा रहा था। हे भगवान, इस हिरन के बच्चे को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का पैर खून से भरा हुआ है। नारायण हिरन के बच्चे के पास बैठा। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरी पैर में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और भी है। उसी समय वहां एक संत आ पहुंचा। कौन हो तुम और हिरन के बच्चे से क्या बात कर रहे हो? प्रणाम संत महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल हिरन के बच्चे को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। इसके ऊपर देखिए ना, इसके पैर से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको, ओम। इतना बोलकर संत मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से हिरन के बच्चे का जख्म सही हो गया। हाँ, अब यह हिरन का बच्चा तुमसे बात कर सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर संत वहां से चला गया। हिरन का बच्चा उठकर खड़ा हो गया। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव संतपुर में दो भाई रहते थे, तरुण और मानव। तरुण बड़ा भाई था और कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसकी शादी एक गरीब कुम्हार की बेटी सरिता से हुई थी। तरुण खुद भी दूसरों के मिट्टी के बर्तन बनाने की भट्टियों में मजदूरी करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, तभी उनके घर का चूल्हा जल पाता था। वही छोटा भाई मानव बहुत सुंदर था, जिसके कारण उसकी शादी एक धनी सेठ की बेटी गरिमा से हुई थी। शादी के बाद से ही मानव को अपने रूप और धन का अभिमान हो गया था। मानव हमेशा अपने बड़े भाई को ताने मारता और नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। जब भी तरुण उसके घर जाता, मानव की बातें उसके दिल को दुखी कर देती थी। एक दिन तरुण सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका छोटा भाई मिला। भाई, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि निर्धनता बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों की भट्टियों में काम करते करते, और यह कपड़ा लगता है वर्षों से बदले ही नहीं। मानो हम निर्धन हैं, लेकिन परिश्रम से कमाते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं। हाँ हाँ, संतुष्ट तो दिख ही रहे हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज्यादा बातें कर लूं। वैसे भी मैं और गरिमा तो नगर के धनी लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते भी नहीं। तरुण की आंखों में आंसू आ जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह जानता है कि मानव अब बदल चुका है। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चला जाता है। समय बीतता गया। एक दिन तरुण की पत्नी सरिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई।
कई दिनों तक उपचार कराने के बाद घर की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। अब तरुण के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे। रात का समय था। तरुण अपनी पत्नी के पास बैठा था, जो चरपाई पर लेटी कहर रही थी। तरुण, अब तो लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, बच्चे भी भूखे हैं। नहीं सरिता, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूंगा। मैं अपने छोटे भाई से पैसा मांगने जाऊंगा। अगले दिन तरुण मानो के घर जाता है। मानो चौखट पर खड़ा होता है, जबकि तरुण अंदर जाने की अनुमति मांगता है। मानो, सरिता की तबीयत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं बचे। बस थोड़ी पैसे उधार दे दो, हम बाद में चुका देंगे। ओहो बड़े भाई, कितनी दुखद बात है, लेकिन खेद है, अभी तो मेरी पत्नी सारा धन लेकर गांव के रेशम बाजार गई है। तुम पहले आते तो शायद कुछ सहायता कर पाता, लेकिन मानो तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है। अरे बड़े भाई, यदि मैं प्रत्येक गरीब रिश्तेदारों की सहायता करने लगूं तो फिर मेरा क्या होगा। धनीराम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी भोला उसके रास्ते में आ गया और उपहास भरी नजरों से देखते हुए बोला, अरे धनीराम, कहाँ चले? जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। जब भी तुम लकड़ियाँ काट कर लाते हो, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बेच नहीं पाते। आज देखना कोई मुसीबत तुम्हारे साथ होगी ही होगी। धनीराम ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। भोला हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद धनीराम जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में जुटा था। कटाई पूरी होने के बाद वह लकड़ियां का गट्ठर बांध ही रहा था कि अचानक उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। धनीराम डर गया और लकड़ियां छोड़कर वहां से भागने लगा। वह बिना पीछे देखे भागता रहा। गांव पहुंचते ही वह हाँफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे धनीराम, फिर भाग के आया? लगता है कोई मुसीबत आ गई है, या जंगल के जानवरों ने तुम्हें मनहूस मान लिया है। धनीराम ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वह चरपाही पर ही था कि तभी गांव का मुखिया अंदर आ पहुंचा और धनीराम को क्रोधित नजरों से देखते हुए बोला, धनीराम, कितनी बार याद दिलाऊं, कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मुखिया जी, मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हो। अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। मुखिया तमतमाते हुए वहां से चला गया और धनीराम सिर पकड़कर सोचने लगा। अगली सुबह धनीराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। एक समय की बात है। एक समृद्ध और सुखी राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। वहाँ का राजा आदित्य अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास एक प्यारा बेटा राजकुमार कर्ण और एक सुंदर बेटी राजकुमारी सिया थी। लेकिन वे दोनों घमंडी थे। वे दोनों सोचते थे कि हमारे पिताजी तो राजा हैं और हम इस राज्य के राजकुमार और राजकुमारी। वे दोनों आपस में ही झगड़ा करते रहते थे और वे अपने मित्रों से भी ईर्ष्या करते थे। इससे राजा आदित्य बहुत दुखी और परेशान होते हैं और सोचते हैं कि इनको वो कैसे ठीक करें ताकि इन्हें जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वह पता चल सके। मंत्री जी, राजकुमार कर्ण और राजकुमारी सिया को मैं कैसे समझाऊं कि वे सभी के साथ अच्छे से रहे। वे दोनों दिन ब दिन बहुत कठोर होते जा रहे हैं। तभी महाराज आदित्य के दिमाग में एक विचार आता है और मंत्री को बोलते हैं, क्यों महाराज, उन्होंने ऐसा क्या किया और क्यों ले जा रहे हैं उसने जंगल में? डरो नहीं मंत्री जी, आप तो देख ही रहे हैं कि राजकुमारी सिया और राजकुमार कर्ण का व्यवहार कैसे होते जा रहा है। मुझे डर है कि इस राज्य का आगे कैसे हाल होगा। अगर किसी से अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखा तो वह दिन दूर नहीं जिससे हमारा राज्य सुखी रह पाएगा। तो महाराज आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? मंत्री, आप राजकुमार कर्ण
और राजकुमारी सिया तक यह संदेश पहुंचाओ कि उन्हें हम जंगल में सैर करने ले जाने वाले हैं, तभी मैं उन्हें बताऊंगा। मंत्री सोचते हैं कि महाराज ऐसा क्या करेंगे कि राजकुमार और राजकुमारी का व्यवहार ठीक हो जाए। मंत्री राजकुमार के शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, राजकुमार, महाराज आदित्य ने आपको कल सुबह जंगल में सैर कराने के लिए जाने वाले हैं, आप तैयार रहिएगा। जी मंत्री जी, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगा। उसी प्रकार मंत्री सोचते हुए जाते हैं, राजकुमारी के शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, जी मंत्री जी, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी।